मुझसे कमेंट करके एक प्रश्न पूछा गया था कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो कोर होती है उसको हम परमानेंट चुंबक से क्यों नहीं बनाते। आपने पढ़ा होगा कि जो ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है ये हमारी कोर होती है, ठीक है। ये जो कोर होती है इसके ऊपर हम बाइंडिंग कर देते हैं, ठीक है। तो ये कोर जो होती है ये सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी जगह पे हम परमानेंट चुंबक का यदि उपयोग करें तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर काम करेगा कि नहीं करेगा। तो देखिए जो ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है वह चुंबक की नहीं बनी हुई होती है। यह एक स्पेशल प्रकार की चुंबकीय पदार्थ की बनी हुई होती है जिसको हम सिलिकॉन स्टील बोलते हैं, सिलिकॉन स्टील बोलते हैं। अब जानते हैं हम कि जो ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है वो क्या होती है। तो देखिए ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है ये ट्रांसफार्मर का एक बहुत ही प्रमुख भाग होती है, बहुत ही मुख्य भाग होती है। ट्रांसफार्मर में अगर कोर नहीं होगा तो ट्रांसफार्मर की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो ट्रांसफार्मर में जो कोर होती है यह एक स्पेशल प्रकार की बंद लूप होता है। बंद लूप मतलब ये देखिए इस प्रकार से ये एक बंद लूप होता है, चारों तरफ से ये पूरा पैक होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ओपन होता है, ये क्लोज लूप होता है। जो भी इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर फ्लो होगी वो क्लोज लूप के अंतर्गत ही फ्लो होगी, इसके आउट बाहर नहीं जाएगी, इसके अंदर ही फ्लो होगी। तो यह एक बंद लूप होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके चारों ओर तार की लपेटें कर दी जाती हैं। ये देखिए यहां पर हमने तार की लपेटें लगा दी और इधर भी हमने तार की लपेटें लगा दी। तो मतलब यह जो बंद लूप है और इसके दोनों साइड में हमने क्या किया, तार की लपेटें लगा दिया है। इस कोर का काम होता है कि जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, अब क्या करेंगे कि देखिए ये हमने ये जो कोर है हमारी सिलिकॉन स्टील की, ठीक है, इसके दोनों तरफ हमने तारों की लपेटें लगा दी, कुंडली बना दी। अब देखिए इसमें क्या होगा कि एक साइड में हम इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे, ठीक है। तो जिधर साइड में हम इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे उस साइड को हम प्राइमरी साइड बोलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक सप्लाई हमने दिया, जिस साइड में इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे तो आपको ये चीज पता होगी, तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी होती है कि वह जिस कंडक्टर में से होकर के फ्लो होती है तो उस कंडक्टर के चारों तरफ चुंबकीय फील्ड बना देती है, ठीक है। इसकी यह प्रॉपर्टी होती है। तो क्या हुआ कि जब इसके अंदर हमने प्राइमरी साइड में इलेक्ट्रिक सप्लाई दी तो इसमें क्या होगा, चुंबकीय फील्ड बन जाएगी। और यह जो चुंबकीय फील्ड होती है यह कुंडलियों के बीच स्थानांतरित होती है। मतलब यह हुआ कि जब हम इधर प्राइमरी साइड से जब हमने इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दी तो क्या होगा, निश्चित बात है जैसा मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। और यह जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी इस साइड में वो इसी कोर के माध्यम से, ये जो कोर है यह एक माध्यम बनता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को, जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है इस कोर के माध्यम से ये स्थानांतरित करता है। कोर ही एक माध्यम होता है जिसके माध्यम से यह जो चुंबकीय फ्लक्स होता है ये एक मतलब एक बाइंडिंग से दूसरी बाइंडिंग तक पहुंचता है, मतलब कुंडलियों के बीच स्थानांतरित होता है। और इसी से हमारा जो वोल्टेज होता है वो कम ज्यादा होता है। अब कम ज्यादा होता है वो एक अलग चीज है कि किस प्रकार से हम टर्नों की संख्या रखते हैं तो उससे वोल्टेज हमारा कम ज्यादा होता है। कुल मिलाकर के बात ये हुई कि इधर साइड में जब हम इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देते हैं तो इस इधर साइड में क्या होता है कि चुंबकीय फ्लक्स बन जाता है और यह चुंबकीय फ्लक्स इस कोर के माध्यम से ट्रांसफर होता है जो कि सेकेंडरी बाइंडिंग मतलब दूसरे साइड वाली जो बाइंडिंग होती है उस साइड में ये पहुंच जाता है और उस इलेक्ट्रिसिटी को हम उपयोग करते हैं। अब जिस प्रकार से हम टर्नों की संख्या को घटाएंगे बढ़ाएंगे, तार को पतला मोटा करेंगे, उसी के अनुसार वोल्टेज जो है अप डाउन होता है। तो वो एक अलग चीज है। यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा किस प्रकार से टर्नों की संख्या को निर्धारित करते हैं। फिलहाल आप ये चीज समझ लीजिए कि ये जो फ्लक्सों का स्थानांतरण होता है उसी के माध्यम से हमारा जो वोल्टेज होता है वो कम ज्यादा होता है और वोल्टेज उसी से हमारा यूज करने लायक बनाता है जो कोर होता है। अब बात आती है कि जो कोर होता है इसको हम चुंबकीय पदार्थ का ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो सिलिकॉन स्टील की जो कोर होती है यह एक ऐसा पदार्थ होता है जो जिसकी परमेबिलिटी ज्यादा होती है। मतलब ये जो चुंबकीय जो क्षेत्र होता है उसको बढ़ाता है।
इस प्रकार का जो हमारा सिलिकॉन स्टील का कोर होता है। तो इसलिए इसका हम उपयोग करते हैं चुंबकीय पदार्थ का, क्योंकि इसकी जो परमेबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। मतलब ये हुआ कि चुंबकीय पदार्थों की जो परमेबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि वे चुंबकीय क्षेत्र को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये जो सिलिकॉन स्टील की जो कोर होती है, यह क्या करती है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इसमें जो बनती है, उसको अपनी ओर आकर्षित करता है, इस साइड में आकर्षित करता है और उसमें वृद्धि भी करता है, मतलब उसको सपोर्ट भी करता है, ज्यादा बनने के लिए वो सपोर्ट भी करता है। दूसरी चीज क्या होता है कि यह अपनी ओर आकर्षित भी करता है। इससे क्या होता है कि ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है, एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें वृद्धि भी करता है और उसको अपनी ओर आकर्षित भी करता है। मतलब कुल मिला करके ये जो सिलिकॉन स्टील होती है यह हर प्रकार से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको वो सपोर्ट करता है, इसीलिए ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है वो बढ़ जाती है। इससे एक बेनिफिट और भी मिलता है, इसमें हानियां जो होती हैं वो कम होती है जब सिलिकॉन स्टील की कोर का हम उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि जो चुंबकीय पदार्थों में हिस्टैरिसीस लॉस होता है, ठीक है, और एडी करंट लॉस होता है, इन दोनों चीजों को कम करता है जो सिलिकॉन स्टील की कोर होती है। अब हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करंट लॉस के ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है, मैं प्रयास करूंगा इस वीडियो के लास्ट सजेशन में डाल दूं, आप देख लीजिएगा। तो फिलहाल आप समझिए कि जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है उसको ये कम करता है और एडी करंट लॉस जो होता है वो भी कम करता है जो सिलिकॉन स्टील की जो कोर होती है। अब ये हानियां क्या करती हैं कि जो एनर्जी होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है जो हम इस ट्रांसफार्मर को देते हैं उसको गर्मी के रूप में परिवर्तित कर देती है। ये हानियां जो होती हैं, इससे क्या होता है ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में हीटिंग को ज्यादा बढ़ाती है। ये जो हानियां होती हैं एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस, और अगर ये हानियां जो है कम हो जाती हैं तो निश्चित बात है कि जो एनर्जी हमारी लॉस में जा रही है वह एनर्जी वापस ट्रांसफार्मर को मिल जाएगी और उससे क्या होगा कि ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी है, दक्षता है, वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए हम इस सिलिकॉन स्टील का उपयोग करते हैं कि इसमें एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस को ये कम करता है। अब बात आती है कि ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है उसको हम चुंबक का क्यों नहीं बनाते हैं, सिलिकॉन स्टील का ही क्यों बनाते हैं। तो इसका कारण ये होता है कि स्थायी चुंबक का अगर हम बना देंगे जो कोर होती है तो इससे हमें दिक्कत ये आएगी कि अगर हम इसको स्थायी चुंबक का बना देते हैं तो यह है जो स्थायी चुंबक जो होता है, आप जानते हैं कि इस प्रकार से हमारा स्थायी चुंबक होता है, ठीक है, इधर नॉर्थ होता है इधर साउथ होता है। तो जो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है तो वो क्या होती है, वो इस प्रकार से चलती है, ठीक है, नॉर्थ से निकल करके साउथ की तरफ जाती है, इस प्रकार से चलती है। मतलब ये हुआ कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी, मतलब एक ही दिशा में इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ट्रेवल करेगी, एक ही दिशा में, नॉर्थ से निकलेगी साउथ की तरफ जाएगी, नॉर्थ से निकलेगी साउथ की तरफ जाएगी। तो अगर हम स्थायी चुंबक का उपयोग कर देंगे तो यह जो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वह एक ही दिशा में ट्रेवल करेगी। लेकिन जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें हम कौन सी सप्लाई का उपयोग करते हैं, एसी सप्लाई, जिसका नाम होता है अल्टरनेटिंग करंट। अब अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, वो इस प्रकार से हमारी अल्टरनेटिंग करंट चलती है, मतलब ये पॉजिटिव में और नेगेटिव दोनों साइड में चलती है। अब चूंकि क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बदलती रहती है, क्योंकि इसमें अल्टरनेटिंग करंट होता है ना, इसीलिए इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बदलती रहती है। अब यदि हम परमानेंट मैग्नेट का यदि उपयोग कर देंगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज ही नहीं होगी, तो क्या होगा कि हमारी जो जरूरत है वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें अल्टरनेटिंग करंट का उपयोग किया जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि धारा की दिशा लगातार जो है वो बदलती रहती है। जैसा मैंने आपको बताया, ये जो करंट की जो दिशा है वो लगातार बदलती रहती है। इससे क्या होगा कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो लगातार बदलता रहता है, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड की, मतलब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो इस प्रकार से भी चलेगी और इस प्रकार से भी चलेगी, मतलब इसकी जो दिशा है वो लगातार बदलती रहती है। अब होगा क्या कि इसमें बहुत सारी विसंगतियां आ जाएंगी। इसमें क्या होगा कि जब परमानेंट हम चुंबक का उपयोग करेंगे तो इससे क्या होगा कि ट्रांसफार्मर की जो संरचना है और उसकी जो कार्य प्रणाली है वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा जटिल हो जाएगी। तो कुल मिला करके यहाँ पर यह चीज निष्कर्ष निकलता है कि यदि आप परमानेंट मैग्नेट का उपयोग करते हैं कोर में तो क्या होगा कि इसमें अल्टरनेटिव प्रकार का जो हम इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं इस ट्रांसफार्मर के अंदर, वो जो जरूरत है हमारी, जिसके लिए हम ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, बनाते हैं, जो काम हमारा ट्रांसफार्मर करता है वो चीज वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें
अल्टरनेटिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डेवलप नहीं हो पाएगी, उसमें एक ही दिशा में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ट्रेवल करेगी, जिससे क्या होगा कि जो ट्रांसफार्मर को जिस तरह से काम करना चाहिए वो उस प्रकार से काम नहीं कर पाएगा और उसकी जो संरचना है वो बहुत ही ज़्यादा जटिल हो जाएगी और जिस चीज़ के लिए हमने ट्रांसफार्मर को डिजाइन किया वो चीज़ पूरी नहीं हो पाएगी। इसीलिए हम ट्रांसफार्मर में जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसका हम उपयोग नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर के इसका जो निष्कर्ष ये है, ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है वह चुंबक की नहीं बनाई जाती है, क्योंकि हमें ऐसे पदार्थ की आवश्यकता होती है जो बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावी ढंग से उसका अनुसरण कर सके, पालन कर सके। जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो इस प्रकार के काम के लिए एकदम उपयुक्त होते हैं, क्योंकि इनमें उच्च प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी होती है और इनमें हानियां जो है बहुत ही कम होती हैं, जिससे क्या होता है कि जो हीट में जो लॉस हमारा निकल जाता है, खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, वो चीज हमारी नहीं होती। जो हिस्टेरिसिस लॉस है और एडी करंट लॉस है वो हमारा कम से कम होता है या ना के बराबर होता है। इसीलिए हम ट्रांसफार्मर में सिलिकॉन स्टील है उसका उपयोग करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि ट्रांसफार्मर में हम परमानेंट मैग्नेट के कोर का उपयोग क्यों नहीं करते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो को कैसा लगा। यदि आपको में कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं प्रयास करूंगा उस पर आपके जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो आज भी बस इतना ही। जय हिंद।